वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Amendment in the Constitution from the book Indian Polity by M. Laxmikant। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यू के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई संविधान में संशोधन मानी अमेंडमेंट की जरूरत ही क्यों है? देखिए, बिल्कुल वाजिब सवाल है। कोई भी संविधान वो अपने समय की जो ज़रूरतें होती हैं, समाज की जो सोच होती है, उसको दर्शाता है। पर समाज तो बदलता रहता है ना? परिस्थितियां बदलती हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन बदलावों के साथ चलना होता है। अच्छा। हाँ, और हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये बात बहुत अच्छे से समझी। इसीलिए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को न तो ब्रिटेन जैसा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया, मतलब जहां संसद बिल्कुल आम कानून की तरह संविधान बदल दे, हाँ, और ना ही उसे यूएसए की तरह एकदम रिजिड कि बदलना ही बहुत मुश्किल हो जाए। हमारा संविधान, कह सकते हैं, इन दोनों के बीच का एक रास्ता है, एक संतुलन है। ये बैलेंस वाली बात इंटरेस्टिंग है। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए, मतलब अमेंडमेंट के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्पेसिफिक व्यवस्था है? मतलब किसी हिस्से को जोड़ सकती है, बदल सकती है या हटा भी सकती है। सब कुछ बदल सकती है पार्लियामेंट? नहीं, यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी उसके मूल ढांचे को अमेंड नहीं कर सकते। ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले केशवानंदा भारती केस, जो 1973 में आया था, उसमें दिया था। ओके, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक तरह की सीमा है पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर पर। समझ गया। अब जरा आर्टिकल 368 की प्रोसीजर पर आते हैं। ये प्रोसेस शुरू कैसे होता है? अमेंडमेंट का प्रोसेस शुरू करने के लिए एक बिल लाना होता है, और ये बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर्स में नहीं। अच्छा, राज्यों में नहीं। और ये बिल कौन ला सकता है? क्या सिर्फ सरकार, मतलब मिनिस्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। बिल कोई मिनिस्टर भी ला सकता है और कोई प्राइवेट मेंबर भी, दोनों ला सकते हैं। और इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन, यानी पहले से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बिल इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद पास कैसे होता है? क्या सिंपल मेजॉरिटी काफी है? नहीं, यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। बिल को हर हाउस में, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। स्पेशल मेजॉरिटी, इसका ठीक मतलब क्या है? हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है उस हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है, उसका बहुमत, यानी 50% से ज्यादा सदस्य, और साथ ही उस हाउस में जितने सदस्य उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उनका कम से कम 2/3 बहुमत। ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस, टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी एंड प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी। ओके। और अगर मान लीजिए एक हाउस ने पास कर दिया, हाँ, पर दूसरे ने नहीं किया, या कुछ बदलाव सुझाए, तब क्या होगा? डेडलॉक हो जाए तो? देखिए, दोनों हाउसेस को बिल अलग अलग ही स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। अगर दोनों हाउसेस के बीच कोई डिसएग्रीमेंट हो जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा, ऑर्डिनरी बिल्स में तो होती है जॉइंट सिटिंग? हाँ, ऑर्डिनरी बिल्स के लिए है, पर अमेंडमेंट बिल्स के लिए नहीं। तो अगर डेडलॉक होता है, तो वो बिल वहीं खत्म हो जाता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, कुछ मामलों में सुना है कि राज्यों की भी भूमिका होती है, रैटिफिकेशन जैसा कुछ। बिल्कुल सही। अगर बिल संविधान के फेडरल प्रोविजंस को अमेंड करने से जुड़ा है, मतलब ऐसे प्रावधान जो सेंटर स्टेट रिलेशंस को इफेक्ट करते हैं, तो उसे पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की लेजिस्लेचर से भी रैटिफाई कराना पड़ता है। आधे राज्यों से? और वो कैसे करते हैं रैटिफाई? स्पेशल मेजॉरिटी से? नहीं, राज्यों को ये रैटिफिकेशन सिंपल मेजॉरिटी से करना होता है, यानी उस राज्य के सदन में जितने उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं, उनका बहुमत। ओके, तो जब बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया और जरूरत पड़ी तो आधे राज्यों से रैटिफाई भी हो गया, तब फाइनल स्टेप क्या है? तब बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास उनकी एसेंट, यानी सहमति के लिए। और यहाँ एक और खास बात है, प्रेसिडेंट को अमेंडमेंट बिल पर अपनी सहमति देनी ही होती है। वो ना तो बिल को रोक सकते हैं,
मतलब विदहोल्ड नहीं कर सकते और ना ही पार्लियामेंट को पुनर्विचार यानी रिकंसिडरेशन के लिए लौटा सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट की सहमति महज एक औपचारिकता है इस मामले में। बाद ये मैंडेटरी हो गया है। प्रेसिडेंट की असेंट मिलते ही बिल एक एक्ट बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो बदलाव लागू हो जाता है। पूरी प्रोसीजर अब क्लियर है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स के टाइप्स की। आपने कहा आर्टिकल 368। जी क्या सारे अमेंडमेंट्स इसी आर्टिकल के तहत होते हैं? नहीं, मोटे तौर पर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के 3 तरीके हैं। पहला, पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी से। दूसरा, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी से, ये आर्टिकल 368 के तहत आता है। और तीसरा, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे स्टेट लेजिस्लेचर्स की रैटिफिकेशन से, ये भी आर्टिकल 368 के तहत ही आता है। अच्छा, तो पहला वाला तरीका सिंपल मेजॉरिटी वाला वो आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर है। ये कौन से प्रोविजंस हैं? हाँ बिल्कुल, कई ऐसे प्रोविजंस हैं जिन्हें पार्लियामेंट बस सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है, जैसे नए राज्यों का एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट करना, या मौजूदा राज्यों के एरियाज, बाउंड्रीज या नामों में बदलाव करना। अच्छा, जैसे अभी राज्यों के नाम बदले जाते हैं या नए जिले बनते हैं। हाँ, राज्यों के नाम बदलना इसी में आएगा। इसके अलावा राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाना या खत्म करना, सिटीजनशिप से जुड़े नियम, पार्लियामेंट में कोरम तय करना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सैलरीज और अलाउंसेस, पार्लियामेंट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। इन्हें आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ठीक है, फिर आता है दूसरा तरीका स्पेशल मेजॉरिटी वाला, जो आर्टिकल 368 का कोर है। सही कहा, कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादातर प्रोविजंस इसी स्पेशल मेजॉरिटी वाले तरीके से अमेंड होते हैं। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आ गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आ गए, और वो सारे प्रोविजंस जो पहले सिंपल मेजॉरिटी और तीसरे स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन कैटेगरी में नहीं आते, वो सब इसी से होते हैं। और वो टोटल मेंबरशिप वाली बात आपने बताई थी, उसका क्या मतलब है अगर कुछ सीटें खाली हों? हाँ, टोटल मेंबरशिप का मतलब है हाउस की कुल तय संख्या, भले ही कुछ सीटें उस वक्त खाली वेकेंट हो या कुछ मेंबर्स अनुपस्थित एब्सेंट हो। गॉट इट। अब तीसरा तरीका स्पेशल मेजॉरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन, ये किन के लिए है? ये तरीका उन प्रोविजंस के लिए है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे से जुड़े हैं, जहां सेंटर और स्टेट्स के पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देंगे? बिल्कुल, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन और उसका तरीका, यूनियन और स्टेट्स की एग्जीक्यूटिव पावर का विस्तार कहाँ तक होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े मामले, यूनियन और स्टेट्स के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो 7 स्केड्यूल की लिस्ट्स में दिया है। हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। बिल्कुल, वो लिस्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, पार्लियामेंट में राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, और मजे की बात, खुद आर्टिकल 368 को अगर बदलना हो तो उसके लिए भी यही प्रोसीजर लगेगा। अच्छा, आर्टिकल 368 को बदलने के लिए भी राज्यों की सहमति चाहिए। और ये जो राज्यों की सहमति है, रैटिफिकेशन, इसके लिए कोई टाइम लिमिट है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों द्वारा रैटिफिकेशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं बताई गई है। जैसे ही आधे राज्यों की सहमति मिल जाती है, ये कंडीशन पूरी मान ली जाती है। प्रक्रिया तो काफी विस्तृत और लेयर्ड है, लेकिन क्या इसकी कुछ आलोचना, क्रिटिसिज्म भी होती है? हाँ, होती है। कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि भाई संविधान संशोधन जैसे इतने महत्वपूर्ण काम के लिए कोई अलग से बॉडी क्यों नहीं है, जैसे यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है। सारी पावर पार्लियामेंट को ही दे दी गई है। और राज्यों की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल, राज्यों के पास अमेंडमेंट प्रोसेस इनिशिएट करने की कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या हटाने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बस। ज्यादातर संशोधन अकेले पार्लियामेंट कर लेती हैं। जिन मामलों में राज्यों की भूमिका है भी, वहां सिर्फ आधे राज्यों की सहमति काफी है, जबकि यूएसए में 3/4 स्टेट्स की जरूरत होती है। और रैटिफिकेशन के लिए टाइम लिमिट ना होना भी एक पॉइंट है। हाँ, वो भी एक क्रिटिसिज्म है। राज्य चाहें तो बिल को लटकाए रख सकते हैं। इसके अलावा अमेंडमेंट बिल पर डेडलॉक होने पर जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन ना होना भी एक आलोचना का बिंदु है, जबकि ऑर्डिनरी बिल्स के लिए ये सुविधा है। और ये भी कहा जाता है कि प्रोसीजर काफी हद तक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस जैसा ही है, बस स्पेशल मेजॉरिटी का फर्क है। सही। और कुछ मानते हैं कि प्रोविजंस थोड़े, कह सकते हैं, स्केची हैं, मतलब बहुत डिटेल्ड नहीं है, जिससे जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन का काफी स्कोप मिल जाता है। तो काफी सारे क्रिटिसिज्म्स हैं। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद क्या ये प्रक्रिया इफेक्टिव रही है?
काम किया है इसने? हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोसीजर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। जैसे केसी वेयर जैसे विद्वान ने कहा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के बीच एक गुड बैलेंस बनाता है। पंडित नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था कि संविधान को परमानेंट तो होना चाहिए, पर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है, वरना रिजिडिटी देश के विकास को रोक देगी। और डॉक्टर अंबेडकर का क्या विचार था? डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि हमने जानबूझकर अमेंडमेंट प्रोसीजर को आसान, फिसाइल रखा है ताकि भविष्य की ज़रूरतें पूरी हो सकें। उन्होंने ये भी कहा कि हम संविधान पर फाइनलिटी की मोहर नहीं लगा रहे। ग्रैनविल ऑस्टिन तो इसे संविधान के मोस्ट एबली कंसीव्ड एस्पेक्ट्स में से एक मानते हैं। उनका कहना है कि ये दिखने में जटिल है, पर है बहुत डाइवर्स। तो मतलब संक्षेप में ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया भले ही उसकी आलोचनाएं हों, पर उसने एक संतुलन बनाए रखा है। यह ना तो इतनी आसान है कि कोई भी सरकार आसानी से मूल रूप बदल दे, और नहीं इतनी मुश्किल कि बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल ही ना सके। बिल्कुल सही। ये संतुलन और अडेप्टेबिलिटी ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाए रखा है। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।